डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं LZW कोडिंग टेक्निक। और ये कोडिंग टेक्निक हम लोग यूज करते हैं डेटा कंप्रेशन के अंदर। तो हमारे पास जो टॉपिक हमारा डेटा कंप्रेशन, हम एक्चुअली क्यों यूज करते हैं, हमारा जो साइज है फाइल का उसको डिक्रीज करने के लिए। वही फाइल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही हमारा एक मेथड है। कंप्रेशन के अंदर मेनली जो है वो आपका दो तरीके से होता है, या तो होता है आपका लॉसलेस कंप्रेशन या फिर होता है आपका लॉसी कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन का मतलब है आपने किसी फाइल को कंप्रेस किया, उसमें से डुप्लीकेसी जो थी वो हटा दी, वो कुछ भी मेथड यूज किया उसने और आपने उस फाइल को कंप्रेस कर दिया। उसके बाद जब आपने कंप्रेस करने के बाद दोबारा उस फाइल को चेक किया तो ऐसा ना हो कि आपका डेटा जो है वो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। लॉसी वाले में जो टेक्निक यूज होती है वो कहीं ना कहीं डेटा को लॉस कर देती है, और यहां पे हम लोग जो है वो इसको कम यूज करते हैं, स्पेशली उस डेटा में जहां पे डेटा इंटीग्रिटी, डेटा की जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे लॉसलेस जो है वो स्पेशली यूज किया जाता है। और यहां पे हमारे पास एक टेक्निक आती है LZW कोडिंग टेक्निक। जैसे हफमैन कोडिंग टेक्निक है, ऐसे ही हमारे पास LZW है। ये किस तरीके से काम करती है एग्जांपल से आपको समझाता हूं। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन जो है वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जो कंप्रेशन टॉपिक है उसके ऊपर डायरेक्टली आ सकता है। तो इसीलिए ध्यान से नोट कर लो कि किस तरीके से LZW जो है वो वर्क करता है। हफमैन कोडिंग कैसे वर्क करती है उसकी अलग से आपको वीडियो मिल चुकी है, लेकिन LZW किस तरीके से काम करता है ये मैं यहां पे आपको इस वीडियो में बताता हूं। ध्यान से नोट करना। सबसे पहले ये वाली जो मेथड है, ये वाला जो एक तरह से डेटा कंप्रेशन टेक्निक है, जो डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने में हेल्प करती है। मतलब आप बार बार डुप्लीकेट डेटा को कोडिंग में लेके मत आओ, आप इस तरीके से उसको यूज करो कि जो डेटा बार बार रिपीट हो रहा है उसको एक सिंगल कोड से ही आप चला दो। जैसे यहां पे मेरे पास कुछ इस तरीके से डेटा है, और ये स्पेशली GIF TIFF जो फाइल्स होती हैं उनके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा यूज की जाती है। यहां पे सबसे पहले हमें करना है क्या, इस पूरी वैल्यू को, ये जो आपको सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज दे रखी हैं, इसको हमें क्या करना है, इसको एनकोड करना है। एनकोड करने के लिए सबसे पहले ये क्या करता है, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो है इस तरीके से आप एक टेबल बना लो कि एक हमारे पास क्या है, इंडेक्स वैल्यू है, जो हमने हर एक वैल्यू को, हर एक वेरिएबल को एक इंडेक्स वैल्यू असाइन करनी है। ये डिक्शनरी की तरह काम कर रहा है, डिक्शनरी मेथड को यूज करता है। जैसे डिक्शनरी में हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स होता है कि भैया ए के लिए एक इंडेक्स है, बी के लिए अलग तरीके से। जैसे हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और तीसरी हमारे पास क्या होती है, एनकोडिंग। ठीक है, इस तरीके से हमारे तीन कॉलम्स हो गए, सबसे पहले इंडेक्स, वैल्यू और एनकोडिंग। तो यहां पे जो भी आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे आपको ये सीक्वेंस एक दिया हुआ है A B इस तरीके से, तो सबसे पहले आप इसको ये देख लो कि इसके अंदर यूनिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे यहां पे अगर आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखोगे तो दो यूनिक कैरेक्टर दिखेंगे, दैट इज A एंड B। तो यहां पे आप A और B दो वैल्यूज आपको यूनिक मिल गई है, तो उनकी इंडेक्सिंग आप बाय डिफॉल्ट 1 और 2 कर सकते हो। आप B और A भी कर सकते हो, जैसा आपका दिल है वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेन क्या है, जितने भी यूनिक है, लेट्स सपोज इसमें अगर सीक्वेंस में C डाल दो या D डाल देता, तो आप कैरेक्टर काउंट कर लो यूनिक कितने हैं, सबसे पहले उनको लिख दो और उनकी एक एक वैल्यू जो है इंडेक्स वैल्यू असाइन कर दो, सिंपल 1 2 के साथ। अब जब ये वाला केस हमारा डन हो गया, अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से बिल्कुल पहली वैल्यू से स्टार्ट करना है हमारे सीक्वेंसेस को बनाना। ध्यान से देखना, थोड़ा पहली बार में अटपटी सी लगेगी, लेकिन जब आप ध्यान से सुनोगे या दोबारा से देखोगे इसको तो आपको इजी लगेगी। सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है, ए, मतलब मेरा पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, सबसे पहले ए को पॉइंट कर रहा है। तो आपने क्या करना है, ए के लिए अब सीक्वेंस बनाना है। तो सबसे पहले क्या मिला मुझे, ए। तो क्या आपने लिस्ट में देखो, ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल में देखो क्या टेबल में ए के लिए इंडेक्स है, ए के लिए इंडेक्स है, हमने पहले ही बना दिया क्योंकि हमने ट्रावर्स करके ए और बी जो यूनिक थे उनको पहले नंबरिंग दे दी। तो ए के लिए इंडेक्स है, यस, ए के लिए इंडेक्स है 1, डन। उसके बाद क्या करना है, दूसरे कैरेक्टर पे चले जाओ, क्योंकि ए के लिए तो कुछ नहीं है, तो अभी ए को पकड़ के रखो, अभी ए चेन बनाएगा, अभी ए जो है वो सीक्वेंस बनाएगा। तो ए के लिए तो इंडेक्स है, लेकिन ए से नेक्स्ट पे जब हम गए क्या मिला मुझे, बी। अभी क्या बन गया, ए बी सीक्वेंस बन गया। अब देखो ध्यान से, क्या ए बी के लिए कोई इंडेक्स वैल्यू है, नहीं है। तो आपने क्या करना है, अब ए बी यहां पे लिख देना, और इसके लिए एक इंडेक्स वैल्यू 3 आपने असाइन कर दी। तो यानी ये वाला मेरा सीक्वेंस जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब तक सीक्वेंस को कब तक चलाना है,
जब तक आपका जो है वो इस लिस्ट में वो वैल्यू प्रेजेंट ना हो, जब तक वो वैल्यू प्रेजेंट है आगे आगे एक एक वैल्यू बढ़ाते रहो। जैसे अब ये मेरा ए बी के लिए यहां पे मैंने इंडेक्स वैल्यू डाल दी, अब ये मेरा एक तरह से खत्म हो गया, अब ये मेरा सीक्वेंस खत्म हो गया। मैं कहां पे खड़ा था लास्ट में, बी पे खड़ा था, तो मैं जो भी आप सीक्वेंस बना रहे हो उसका लास्ट कैरेक्टर उठा लो, मतलब आप बी पे खड़े थे, तो अब आप नेक्स्ट बी से चलना स्टार्ट करो, बी से चलना स्टार्ट करो। देखो सबसे पहले बी, क्या बी मेरे पास है, इस टेबल में है, तो बी को मेरे को नहीं छेड़ना, उसके लिए ऑलरेडी वैल्यू असाइन कर चुके हैं। बी के बाद कौन सा नेक्स्ट, बी के बाद है नेक्स्ट बी बी। क्या बी बी के लिए कोई वैल्यू असाइन है, इंडेक्स वैल्यू असाइन है, नहीं असाइन, तो यानी मेरे को बी बी के लिए वैल्यू जो है वो असाइन करनी पड़ेगी। अब क्या हो गया, यहां पे बी बी के लिए वैल्यू असाइन कर दी, तो बी बी का काम यहां पे खत्म हो गया। तो हम कहां पे खड़े थे, लास्ट कैरेक्टर कौन सा था, बी, तो लास्ट कैरेक्टर आपका जो भी था सीक्वेंस का उसको उठा लो और वहां से चलना स्टार्ट करो। तो नेक्स्ट मेरा क्या है, बी, बी तो अकेला है, बी के लिए तो ऑलरेडी वैल्यू असाइन है, तो बी के बाद क्या आया, ए आया, बी के बाद क्या है, ए आया। क्या बी ए के लिए कोई वैल्यू साइन है, नहीं, बी ए के लिए कोई भी वैल्यू साइन नहीं है, तो हमने क्या किया, बी ए के लिए वैल्यू 5 जो है वो असाइन कर दी। सिंपल, बस सीक्वेंस को बढ़ाते जाओ। अब लेट्स सपोज कि यहां पे बी ए के लिए ऑलरेडी कोई वैल्यू असाइन होती ऊपर, तो फिर मैं नेक्स्ट कैरेक्टर इस सीक्वेंस में और जोड़ देता, बस ये चीज आपको करनी है। अब देखो बी ए के लिए हमने 5 वैल्यू साइन कर दी, सीक्वेंस का काम खत्म हो गया। अब हम कहां पे खड़े थे इस सीक्वेंस में, लास्ट एलिमेंट कौन सा था, ए था, तो यानी हम ए पे खड़े हैं। अब आप आ जाओ ए से, ए के लिए ऑलरेडी वैल्यू साइन हो चुकी है, तो ए के सीक्वेंस में नेक्स्ट डालो, क्या है जी, बी। ये क्या बन गया सीक्वेंस, अब ए बी, ए बी के लिए वैल्यू साइंड है, हाँ ए बी के लिए 3 वैल्यू साइंड है, तो सीक्वेंस को बढ़ाते रहो। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ए, सीक्वेंस में डाल दो, ए बी ए हो गया। ए बी ए के लिए कोई वैल्यू साइन नहीं है, तो आप क्या करोगे, ए बी ए के लिए 6 वैल्यू असाइन कर दोगे, नया जो है वो इंडेक्स वैल्यू असाइन कर दोगे। अब देख लो जी, यहां पे इसके लिए साइन कर दी, तो इसका काम सीक्वेंस का खत्म हो गया। इस सीक्वेंस का लास्ट कैरेक्टर कौन सा था, ए बी ए का लास्ट कैरेक्टर था ए, यानी आप ए पे खड़े हो। अब दोबारा ए से सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करो, ए अपने फिर से दोस्त बनाएगा। ए के लिए ऑलरेडी वैल्यू हमने असाइन कर दी है, तो ए से नेक्स्ट कौन सा था, ए से नेक्स्ट है आपका बी, ए से नेक्स्ट कौन सा था, बी, ए बी हो गया। अब ए बी के लिए तो ऑलरेडी वैल्यू साइन है, तो ये तो ऑलरेडी इसका दोस्त है ही, हमने इसको वैल्यू साइन कर दी है, तो यानी इससे नेक्स्ट पे चले जाओ। इससे नेक्स्ट क्या है, बी, इससे नेक्स्ट क्या है, बी। अब लेट्स सपोज इससे नेक्स्ट अगर ए होता तो ए बी ए हो जाता, और ए बी ए के लिए भी ऑलरेडी असाइन थी, तो फिर हम उससे एक नेक्स्ट भी उठाते और 4 का सीक्वेंस बन जाता। बस ये ध्यान में रखना। अब मेरा क्या आ गया, ए बी बी आ गया, बट ए बी बी के लिए तो कोई वैल्यू साइन नहीं है, तो आप ए बी बी के लिए 7 वैल्यू असाइन कर दो, और ये सीक्वेंस का रोल मेरा खत्म हो गया। लास्ट कैरेक्टर कौन सा था इसमें सीक्वेंस में, बी, यानी आप बी पे खड़े हो। अकेले बी के लिए दोबारा से फिर देखो, अकेले बी के लिए तो ऑलरेडी मेरे पास 2 वैल्यू पहले से ये साइन है। नेक्स्ट क्या आ गया जी आपका, ए बी ए बन गया, बी ए देखो जी, बी ए ऑलरेडी है, हाँ बी ए तो ऑलरेडी है, तो भैया उससे नेक्स्ट देखो जी, बी ए ऑलरेडी है, उससे नेक्स्ट क्या था मेरा, ए था, बी ए ए, क्या बी ए ए है, नहीं बी ए ए नहीं है, तो आपका बी ए ए के लिए 8 वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। तो मेजर काम बस यही है कि एक एक करके सीक्वेंस के हिसाब से नंबरिंग देते रहो। जब आपकी नंबरिंग कंप्लीट हो गई तो मतलब सारा मैक्सिमम काम कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ आपको एनकोडिंग करनी है। तो जब हम एनकोडिंग करते हैं, फिक्स है यार, ये मैंने नहीं बनाया, ये इन साइंटिस्ट ने जिसने बनाया है उन्होंने इसको फिक्स किया कि इसी तरीके से करना है। अब देखो इनिशियली मेरा ए और बी तो मेरा ऑलरेडी कैरेक्टर जो यूनिक ही थे, ये तो मेरे इनिशियली यूनिक थे ना 2 कैरेक्टर ए और बी, तो इसको तो एनकोड करने की जरूरत नहीं, ये तो आपके एज इट इज खाली ही रहेंगे, इसको एनकोड नहीं करना। अगर ए बी सी डी होता तो आप ए बी सी डी को खाली रखते, वो नहीं करना। स्टार्टिंग कहां से करनी है एनकोडिंग, यहां से, क्योंकि आपने इसका सीक्वेंस बनाना स्टार्ट किया। तो ए बी का जब सीक्वेंस बनाया तो आपने किसको देखा, सबसे पहले ए को देखा, ए के साथ आके बी अटैच हुआ, अकेला ए जो था वो 1 था, उसके साथ जब बी आया तब आपने उसको 3 दी। तो ए बी का 3 देने में, ए बी को 3 वैल्यू देने में किसका हाथ है, ए का हाथ है, तो आपने यहां पे वैल्यू देनी है 1। सिंपल, दोबारा फिर देख लो, ए बी जब आप यहां पे थे, ए अकेला जब ए आया था तो आपने ए को तो 1 वैल्यू असाइन कर दी थी, तो आपने ए के साथ बी को असाइन किया, कंबाइन किया, तब जाके आपने ए बी को 3 दिया। तो ए बी को मतलब ए के साथ बी क्यों अटैच हुआ, क्योंकि अकेले ए को ऑलरेडी वैल्यू असाइन थी। तो यहां पे ए बी का वैल्यू 3 देने में किसने हेल्प की, न्यू वैल्यू देने में किसने हेल्प की,
1 ने हेल्प की, तो यानी 1 जो है वो यहां पे रहेगा। ऐसी दोबारा फिर देख लो, डोंट वरी, एक बार फिर देख लो बीबी। अब बीबी को 4 वैल्यू क्यों असाइन की थी? क्योंकि जब अकेला बी आया था तो उसकी वैल्यू 2 थी, तो जैसे ही बी के साथ एक और बी आया तो हमने 4 वैल्यू, तो बीबी को 4 वैल्यू असाइन करने में किसने हेल्प की? अकेले 2 ने, अकेले बी ने हेल्प की, तो इसकी वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। ऐसे ही बी ए, अब जब अकेला बी आया था सीक्वेंस में, जब हम अकेले बी पे थे एक पॉइंट पे, जब हम अकेले बी पे थे तो उसको तो वैल्यू हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं, तो बी के साथ हमने ए को लगाया, तब जाके मेरे को 5 वैल्यू मिली। तो बी ए को 5 वैल्यू क्यों मिली? क्योंकि अकेले बी की 2 वैल्यू ऑलरेडी असाइन है, तो इसने हेल्प की अकेले बी ने। ऐसी ए बी ए कैसे बना? सबसे पहले आपने ए डाला, ए जो है ए के साथ बी आया, ए के साथ जब बी आया तो ए बी कंबाइंड हो गया, लेकिन ए बी कंबाइंड तो ऑलरेडी मेरी वैल्यू 3 असाइन थी, लेकिन हमने ए बी ए जब आया तो हमने न्यू वैल्यू असाइन की, तो ए बी ए को न्यू वैल्यू असाइन करने में किसने हेल्प की? ए बी ने हेल्प की, तो ए बी की वैल्यू क्या है? 3 है। अब ये मत कहना कि सर ए बी की यहां पे वैल्यू लेने के बजाय आप अकेले ए की 1 नहीं ले सकते, यार वो अपडेट हो गया ना, अकेला पहले ए आया था तो 1 हुई, उसके बाद जब ए के साथ बी आया तो ये वैल्यू ए बी होगी ना, और ए बी की वैल्यू ऑलरेडी 3 असाइन थी, तो उसके बाद जब ए नेक्स्ट आया तब हमने इसको न्यू वैल्यू असाइन की, तो यानी ए बी ए को 6 वैल्यू असाइन करने में अकेले ए बी का आता, दैट इज 3, तो इस वजह से यहां पे 3 आया। ऐसे ही आपका ए बी बी, अब ए बी बी जब आया था तो स्टार्टिंग में सबसे पहले ए आया था जिसकी वैल्यू 1 ऑलरेडी असाइन थी, फिर आपने ए बी को आपने वैल्यू जो है वो 3 असाइन कर दी थी, अब उसके बाद जब नेक्स्ट वैल्यू ए बी एक और बी आया तब आपने इसको नई वैल्यू 7 असाइन की, तो किसको देख के असाइन की? लेटेस्ट आपने 3 को देखा था, इस वजह से। ऐसे ही लास्ट में आपका बी, जब बी अकेला आया था तो आपने 2 वैल्यू दे दी थी, लेकिन जब बी के साथ ए आया तो आपने देखा कि बी ए तो ऑलरेडी मेरा 5 आ चुका है, तो आपने बी ए को 5 वैल्यू असाइन कर चुके थे, लेकिन उसके बाद दोबारा से जब ए एक और ऐड आया तब ये न्यू वैल्यू इसको असाइन किया, तो इसको न्यू वैल्यू असाइन करने में किसका हाथ है जी? बी ए का हाथ है, तो इसको आपने वैल्यू बी ए को क्या दी थी? 5 दी थी। तो ये इस तरीके से आपकी एनकोडिंग होगी। तो अब यहां पे अगर आपसे पूछ ले, फाइनली पूछेंगे क्या कि लेट्स सपोज अगर मैं LZW कोडिंग टेक्निक लगाता हूं इस डेटा पे, व्हाट विल बी द एनकोडिंग एट द एंड? तो एनकोडिंग आपकी क्या बनी? सिंपली यहां से लिखना स्टार्ट करो, 1 2 2 3 3 5। अब यहां पे सिर्फ लास्ट में एक स्टेप याद रखना, एनकोडिंग हमेशा खत्म किससे होती है? जो आपका सीक्वेंस में लास्ट कैरेक्टर है, कौन सा लास्ट कैरेक्टर? ए की कोडिंग क्या थी? 1, तो यानी लास्ट में एक 1 जरूर ऐड करना पड़ेगा, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है क्योंकि ये डिकोडिंग में हेल्प करता है। जो आपने एनकोडिंग की वो एज इट इज चिपका दो, लेकिन लास्ट में एक वैल्यू ऐड कौन सी करनी है? जो आपका सीक्वेंस जिस नंबर से खत्म हो रहा है, जिस वेरिएबल से खत्म हो रहा है, अगर ए से खत्म हो रहा है तो 1 लगा दो, अगर ये बी होता है यहां पे तो हम 2 लगा देते। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा एनकोडिंग जो है वो बन जाएगी, और ये एनकोडिंग फिर फाइनली जो है वो डेटा कंप्रेशन में हेल्प करती है, और फिर उसको डीकोड करके हम दोबारा से इस कोड को दोबारा से हासिल कर सकते हैं। डीकोडिंग में अगली वीडियो में बताता हूं, बट एक बार एनकोडिंग देख लो अच्छे से किस तरीके से हमने एनकोडिंग की है, और एक जो है वो आपको अगर इनकेस थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो दोबारा से इस वीडियो को देखना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। थैंक यू।